जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, आखिर जैसा शेख हसीना ने कहा था वो बात अब सच हो ही गया। दोस्तों, भारत के पड़ोस में तैनात होंगे अमेरिकी युद्ध पोत। ये खबर आते ही दोस्तों तहलका मच गया है। बताएंगे आखिर इस तैनाती से भारत को क्या झटका लगने वाला है। दोस्तों, वहीं इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर फिर हुआ हमला, और हमला भी ऐसा था दोस्तों कि मौका भी नहीं मिला, समंदर में समा गया ये जहाज, जिसके बाद फिर भारत की यह प्रक्रिया। बताएंगे दोस्तों, ये हमला ऐसे समय में हुआ है जहां भारत में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, और यहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी मौजूद हैं। तो उधर चीन की 2 दिनों की यात्रा पर मौजूद है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया, हर किसी को चौंका दिया कि चीन ने गारंटी दी है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ये बयान भी चीन से ही जारी किया है दोस्तों ट्रंप ने। बताएंगे क्या है इसके मायने। तो वही पश्चिम बंगाल के स्कूलों में अब राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम। सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने लिया बड़ा फैसला। एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पड़ोसियों में पर लगने से पहले उनके पर को कतर देना चाहिए और भारत की कूटनीति का सम्मान करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश और अमेरिका रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। दोनों देशों में इस समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। दोस्तों, इन समझौतों के तहत अमेरिकी सेना को बांग्लादेश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंच मिल जाएगी। हालांकि इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी से चीन के लिए भी उपस्थिति बढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में दशकों से शांत पड़ा यह क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों के बीच जंग का अखाड़ा बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 7 मई को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल की ढाका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने पहले से हस्ताक्षरित पारस्परिक व्यापार समझौते यानी ART के कार्यान्वयन की शर्तों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को एक लिखे निजी पत्र में भविष्य की आर्थिक रियायतों को 2 रक्षा समझौते के पूरा होने से जोड़ा है। सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता GSOMIA और अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौता ACSA होने वाली है। दोस्तों, इससे क्या होगा आपको बता दें। ACSA पर हस्ताक्षर होने से अमेरिकी जंगी जहाज और विमान बांग्लादेश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग रखरखाव, ईंधन भरने और रीसप्लाई करने के लिए कर सकेंगे। इसमें चटगांव और मातार बारी जैसे रणनीतिक बंदरगाह भी शामिल है। GSOMIA के समझौते के तहत बांग्लादेश और अमेरिका खुफिया जानकारियों का भी आदान प्रदान करेंगे। ये कदम अमेरिका को बंगाल की खाड़ी और चीनी ऊर्जा गलियारों से हिंद महासागर तक जाने वाले मार्गों पर लगातार निगरानी रखने का क्षेत्र प्रदान करेगा। इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि बदले में बांग्लादेश को क्या मिलेगा। तो आपको बता दें, अमेरिका इसके एवज में बांग्लादेश के कपड़ों पर 19% की रियायती टैरिफ दर और शुल्क मुक्त व्यापार व्यवस्था को मंजूरी देगा। साथ ही इस कदम से ढाका का भू राजनीतिक झुकाव भी काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय से बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के लिए चीनी निवेश पर निर्भर रहा है और अपने लगभग 70% हथियार चीन से ही प्राप्त करता है। वहीं आपको बता दें, शेख हसीना ने क्या आरोप लगाया था बांग्लादेश को लेकर। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए दबाव डाल रहा था, जिसे न मानने के कारण उनकी सत्ता चली गई। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को गलत बताया था। हसीना के मुताबिक ये द्वीप उन्हें सत्ता में बने रहने के बदले में मांगा जा रहा था। हसीना का दावा है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस द्वीप की आवश्यकता है, जो भारत के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से एक चिंता का विषय था। मैंने तो मना कर दिया और इसीलिए मेरी सत्ता चली गई। दोस्तों, आपको बता दें, यह कदम चीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि चीन के लिए यह घटनाक्रम उसकी मलक्का जल डमरू मध्य को बाईपास करने की रणनीति को कमजोर कर देगा। इससे चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा बोले तो CMEC और क्यों कर्फ्यू बंदरगाह तक जाने वाली तेल पाइपलाइनों में चीनी निवेश खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा चीन को घेरने की अमेरिका की रणनीतिक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि भी होगी। तो वहीं
दोस्तों असली सवाल की बात करते हैं, भारत के लिए कितना नुकसान है जो ये खबर भारत को चिंता में डाल सकता है। बता दे, बंगाल की खाड़ी भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते भी होंगे, जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी भारत के लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। दशकों से यह क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों की नजर से बचा हुआ था। बांग्लादेश की नौसैनिक क्षमता कम होने के कारण भारत इस क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए था। भारतीय नौसेना के कई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे हुए हैं। भारत के परमाणु पनडुब्बियों का बेस भी इसी इलाके में स्थित है। ऐसे में अमेरिकी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों की आवाजाही से इस इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों यही वजह है कि यह खबर भारत को चौंका रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत इसका काट कैसे निकालता है। अगर आप भी मानते हैं कि यह भारत है, इसका काट निकाल ही लेगा, तो सामने लाइक का बटन है। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाकर कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें अगली चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर। इधर जहां ब्रिक्स सम्मेलन कर रहा है भारत, उधर हॉर्मुज में भारत के ही जहाज पर अटैक करके उसको डुबा दिया गया। दोस्तों बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन शिप हाजी अली पर ड्रोन अटैक हुआ है। समंदर में समा गया ये जहाज, ऐसा अटैक था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के एक जहाज पर तगड़ा अटैक हुआ है। हाजी अली नाम के इस जहाज पर ओमान के समुद्री तट पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन का यह हमला इतना भीषण था दोस्तों की पूरा का पूरा जहाज ही समंदर में डूब गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना तगड़ा प्रेशर पड़ा होगा। ये एक कार्गो शिप था। ईरान वॉर के दौरान भारत के शिप पर ड्रोन हमले की यह चुनिंदा घटना है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है दोस्तों कि हमला किसने किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अब इस हमले की तीखी निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज पर क्रू के 14 लोग सवार थे। ओमान की नेवी ने दावा किया है कि इन 14 लोगों को बचा लिया गया है। मालवाहक जहाज हाजी अली, बोले तो MSV हाजी अली BDI 1492 इस जहाज का नाम है दोस्तों, जो कि गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले का है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय जहाज डूबने की यह दूसरी घटना है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जारी तनाव के बीच गुजरात का शिपिंग उद्योग इसका शिकार बनता दिखाई दे रहा है। एक हफ्ता पहले ही गुजरात का जहाज अल फैज नूर सुलेमानी एक हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका के बीच हुई गोलीबारी में डूब गया था। घटना के मुताबिक बुधवार 13 मई को सुबह लगभग 3:30 बजे यह जहाज सोमालिया के बरबरा से शारजाह की ओर जा रहा था। जब जहाज ओमान में लिमाह के पास गुजर रहा था, तभी एक मिसाइल या ड्रोन जोरदार धमाके के साथ इस जहाज से टकरा गई। इस दुर्घटना के कारण जहाज में आग लग गई। आग लगने के बाद जहाज समंदर में पूरा का पूरा डूबने लगा। जहाज को डूबते देख उस पर सवार कुल 14 सदस्यों ने तुरंत टाइम सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए लाइफ बोट्स की मदद ली और अपनी जान बचाई। ओमान कोस्ट गार्ड ने तत्काल कार्रवाई की और सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया। हादसे के बाद उन्हें ओमान के दीवा बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया है। हाजी अली जहाज के मालिक सुल्तान अहमद संघार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब ओमान पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जहाज पर हमला किसने किया, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर तीखी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल ओमान के तट के पास भारतीय फ्लैग वाले जहाज पर हुआ हमला कतई भी स्वीकार्य नहीं है और हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। साथ में उन्होंने भारतीय क्रू सुरक्षित हैं और हम उनकी रक्षा करने के लिए ओमानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं जैसा बयान दिया। भारत दोहराता है कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने, निर्दोष चालक दल के सदस्यों की जान जोखिम में डालने या किसी भी तरह से नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालने से बचना चाहिए। सवाल दोस्तों ये है कि जब से ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है तब से दोस्तों भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और हर बार भारत की सरकार ये कह रही है कि ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन क्या हर बार अटैक होगा तो हर बार सिर्फ बयान देकर ही छोड़ दिया जाएगा या फिर बर्दाश्त कैसे नहीं किए जाएंगे, उसका जवाब भी मिलना चाहिए। आपकी क्या राय? अगर आप भी मानते हैं कि इस बार तरीके से जवाब देना चाहिए भारत को कि आखिर भारतीय जहाजों पर अटैक क्यों हुआ और जिसने ये अटैक किया है उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर घसीटना चाहिए और उसका भी तगड़ा नुकसान करना चाहिए, तो दोस्तों ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि भारत इस अटैक का बदला ले सके। तो शेयर जरूर करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या एक्स। दोस्तों शेयर अवश्य करिएगा इस वीडियो को। साथ में जानकारी ये भी है कि इधर भारतीय जहाज को डुबा दिया, उधर दूसरी तरफ एक जहाज को कब्जा करके ले गया ईरान। लंगर डाले खड़े एक जहाज पर
अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया और अब उसे ईरानी समंदर की ओर लेकर जाया जा रहा है। उस जहाज का क्या नाम है, कहां का जहाज है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अचानक से एक साथ 10 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में अचानक से शामिल हो गए, जहां कई विदेश मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। इनमें रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा शामिल थे। ये मुलाकातें भारतीय राजधानी में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। मोदी जी ने आए हुए मंत्री और प्रतिनिधियों के साथ आधिकारिक ब्रिक्स फैमिली फोटो के लिए भी पोज दिया। इस फोटो में इस उच्च स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्य देशों और सहयोगी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एक साथ नजर आए। वहीं दोस्तों, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बेहद ही भावुक और आक्रामक भाषण दिया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर ईरान के खिलाफ क्रूर और गैर कानूनी हमला करने का आरोप लगाया और साफ साफ कहा कि ईरान कभी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। अरागची ने दावा किया कि ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए लड़ रहा है। उनके भाषण ने बैठक का पूरा माहौल ही बदल डाला और दुनिया की नजर अब ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया पर टिक गई है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे पश्चिमी देशों की मनमानी के खिलाफ ठोस कदम उठाए। भारत की 2026 अध्यक्षता में नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अरागची का भाषण सबसे ज्यादा आक्रामक और भावनात्मक भाषणों में से एक माना गया। उन्होंने हाल के सैन्य हमलों में ईरान में हुई मौतों और नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान की लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ की लड़ाई है। तो वहीं चौंकाने वाली जानकारी बता दे, उधर अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया कि चीन ने उनको गारंटी दी है कि ईरान कभी नहीं बना सकता परमाणु हथियार। दोस्तों, अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी देश को जहाजों पर अतिरिक्त शुल्क या टोल नहीं लगाना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक यह मुद्दा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत में उठा। ये चर्चा राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बीजिंग में होने वाली बैठक से पहले हुई है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत में प्रगति हो रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप चीन की राजकीय यात्रा पर गए हुए हैं। इधर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सैयद अब्बास अरागची भी दिल्ली में है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। वहीं भारत आए ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए हॉर्मुज रास्ता सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है, लेकिन हम अमेरिकी नाकेबंदी भी जल्द ही खत्म कर देंगे जैसा आश्वासन दिया है। यानी कि अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होते ही यूं समझ लीजिए कि हॉर्मुज से सारे जहाज फ्लोलेसली गुजरेंगे। सिर्फ अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से हॉर्मुज में जहाजों की रुकावट है दोस्तों, जिसका खुलासा किया है ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने। तो वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दें, रशिया ने तेल गैस को लेकर दे दी गारंटी, तो भारत ने अमेरिका के सामने तुरंत रख दी ये बड़ी मांग। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी युद्ध और पर्शियन गल्फ में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से रूस से तेल खरीद पर दी गई छूट को आगे बढ़ाने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने वॉशिंगटन से कहा है कि मौजूदा हालात में ऊर्जा सप्लाई बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि तेल बाजार में जारी और अस्थिरता का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ सकता है। अमेरिका ने पहली बार मार्च में भारत और अन्य मुल्कों को रूसी तेल खरीदने के लिए विशेष छूट दी थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 16 मई 2026 कर दिया गया। इस छूट की वजह से भारत रियायती दरों पर रशिया से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद पा रहा है। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाता रहा है कि वो रशिया से तेल खरीद कम करे ताकि मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन अब ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या है निजी राय, अवश्य कमेंट करके बताइएगा, वहीं बता दें। चीन भारत ही नहीं अमेरिका से भी काटी कन्नी। नेपाल को अलग थलग कर रहे बालेंद्र शाह, क्या बढ़ेगी उनकी टेंशन, बता दें। क्या वो बर्बाद करके छोड़ेंगे नेपाल को? दरअसल नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। शाह के चर्चा में आने की नई वजह उनकी विदेश नीति है। दोस्तों, मार्च के आखिर में पीएम पद की शपथ लेने के बाद से बालेंद्र शाह ने नेपाल की पारंपरिक विदेश नीति में बदलाव लाने की कोशिश की है। नेपाल की विदेश नीति लंबे समय से भारत और चीन के बीच झूलती रही है। इसकी वजह नेपाल के इन दो
विशाल एशियाई देशों से घिरा होना है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि बालेंद्र घरेलू और विदेश की पूरी व्यवस्था बदलना चाहते हैं। वो भारत, चीन से लेकर अमेरिका तक सबसे दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। द प्रिंट के एक विश्लेषण के मुताबिक नेपाल के चुनाव में बालेंद्र शाह को भारी जीत मिली है। इससे उत्साहित बालेंद्र शाह ने व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव की कोशिश की है। विदेश नीति में खास तौर से बालेंद्र शाह के विदेशी प्रतिनिधियों के साथ सीधी मुलाकातों से बचने ने ध्यान खींचा है। पूछा जा रहा है कि यह एक संतुलित और तटस्थ रुख है या नेपाल की विदेश नीति को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखने का तरीका है। बालेंद्र शाह का विदेशी प्रतिनिधियों से ना मिलना और भारत से टकराव की स्थिति से काठमांडू के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। कूटनीतिक पहलों में किसी से भी ना जुड़ना तटस्थता नहीं है, बल्कि यह खराब नीति नियोजन का संकेत है। अगर यही नीति अपनाते रहे बालेंद्र शाह तो नेपाल को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, या यूं कहे कि ज्यादा दिन उनकी सरकार नहीं चलने वाली। तो वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बता दे, पश्चिम बंगाल के स्कूलों में अब राष्ट्रगान के साथ साथ गूंजेगा वंदे मातरम की गूंज। शुभेंदु अधिकारी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर छात्र को स्कूल शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाने में भाग लेना होगा। स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को आदेश दिया गया है कि इस फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगले सोमवार से राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से 13 मई को जारी पत्र में कहा गया है कि मॉर्निंग असेंबली में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया जाए, ताकि राज्य के सभी स्कूलों में सभी छात्र इसे गाएं। जैसा कि आप शुभेंदु अधिकारी का यह ट्वीट सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, साथ में एक लेटर भी अटैच है। आपकी इस पर क्या राय है कि रविंद्रनाथ टैगोर के गान के बाद अब बंकिम चंद्र चटर्जी का भी गीत चलेगा? क्या यह फैसला बिल्कुल सही फैसला है? जो भी आपकी राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में दोस्तों, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।